दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तथा आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये अभ्यास सेट लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस सेट में हम कुल 30 प्रश्नों को शामिल करेंगे जो कि स्तरीय प्रश्न हैं और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि राजा राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा है इन्होंने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी, ये भी कथन आपका सही है। दोस्तों राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी और इस सभा को स्थापित करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध करना था। यानी राजा राम मोहन राय सती प्रथा की उन्मूलन करना चाहते थे, लेकिन राजा राधाकांत देव सती प्रथा का उन्मूलन नहीं करने देना चाहते थे। उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था और राजा राम मोहन राय के विपरीत वो एक रूढ़िवादी नेता थे। और आप जानते हैं कि इन्होंने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की। तो दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर है, 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, नदियों के उनके उद्गम स्थलों के साथ सुमेलन कीजिए। पहला है कृष्णा महाबालेश्वर, सही है। नर्मदा बैतूल जिला, तो दोस्तों नर्मदा जो है बैतूल जिला नहीं बल्कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। और कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी है। तो दोस्तों सही क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन देखते हैं, 1 और 3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर है, गोदावरी का त्रयंबकेश्वर है, कावेरी का ब्रह्मगिरी, नर्मदा का अमरकंटक और तापी नदी का बैतूल जिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 61, ये देखिए इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है और 1 से लेके 100 तक के अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। 63 अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में जो है प्रावधान है और अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1854 के चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र से संबंधित सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को ब्रिटिश सरकार अपना उद्देश्य बनाए, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कि कंपनी के 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, सही है। और तीसरा है दिल्ली, इलाहाबाद और कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, तो ये सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मुख्य जो चार्ल्स वुड ने 1854 में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी और आप जानते हैं इसको वुड डिस्पैच कहा जाता है। वुड डिस्पैच कहा जाता है, शिक्षा पर ये योजना थी चार्ल्स वुड की। और इस घोषणा में उन्होंने कई सिफारिशें की थीं जिसमें पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए, निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान की व्यवस्था की जाए, कंपनी के 5 प्रांतों में एक निदेशकों के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। तो दिल्ली, इलाहाबाद और कलकत्ता नहीं बल्कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में
3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई थी इसमें। तो ऑप्शन 3 जो कथन है वो सही नहीं होगा, अन्य 2 कथन आपके सही हैं। 1 और 2 सही, ऑप्शन कौन सा, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि भारत में निर्धनता आकलनों का केवल आय स्तर है। निर्धनता आकलन का आधार केवल आय स्तर है भारत में। तो ये आप देखिए कि क्या है, इसमें पूछा गया है कि भारत में निर्धनता आकलन का आधार केवल आय स्तर है, तो सही नहीं है। और दूसरा है कि रंगराजन समिति द्वारा सबसे पहले निर्धनता आकलन के आधार हेतु उपभोग व्यय को प्रस्तावित किया गया था, ये भी नहीं सही है। क्यों? तो आप जान लीजिए कि दांडेकर और रथ समिति के समय से ही कैलोरी उपभोग को निर्धनता आकलन का आधार माना गया था, और दांडेकर रथ फार्मूले का प्रयोग निर्धनता आकलन के लिए 1971 से किया जा रहा है, 1971 से किया जा रहा है। और दूसरा कथन ये है कि उपभोग व्यय को निर्धनता आकलन हेतु आधार मानने का सुझाव पहली बार लकड़ावाला समिति ने दिया था। लेकिन आप जान लीजिए कि इसमें जो कथन, दोनों कथन आपके गलत हैं। निर्धनता आकलनों का आधार केवल आय स्तर है, ये गलत है, क्योंकि कैलोरी उपभोग को निर्धनता आकलन का आधार बहुत पहले से 1971 से ही माना जा रहा है। तो दोनों ही कथन आपके जो हैं गलत हैं, क्योंकि दोस्तों उपभोग व्यय को निर्धनता आकलन के लिए सबसे पहले किसने, लकड़ावाला समिति ने प्रस्तावित किया था। तो दोनों ही, न तो एक न दो, दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं, पॉलिटी से संबंधित है। राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि एक संसद सदस्य को किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि राज्यपाल राज्य सरकार के अधिक सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु नियम बनाता है। और तीसरा कथन है कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तिथि से रिक्त कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों आप देख लीजिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। तो सही उत्तर है 2 और 3। तो आप देखिए 2 और 3 आपके सही कथन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के सदस्य देशों में शामिल है। ओपेक, जिसको कहा जाता है ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह। देखिए, अल्जीरिया, लीबिया, इंडोनेशिया, वेनेजुएला और कतर। तो इसमें से कौन से ओपेक के सदस्य देशों में शामिल है, आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले ओपेक के बारे में जान लीजिए कि ओपेक के सदस्यों में अल्जीरिया, अंगोला, गैबान, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, इराक और इक्वेटोरियल गुयाना है। और इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर ओपेक के पूर्व सदस्य हैं, जो अब इसका हिस्सा नहीं हैं। तो इक्वाडोर, देखिए इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर ओपेक के पूर्व सदस्य हैं। तो इसमें से आप देखिए 1, 2 और 4, ये आपके हो जाएगा 1, 2 और 4, ये ओपेक के सदस्य देशों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है कि मुंडा विद्रोह को उलगखनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और कारण है कि जमींदारों, ठेकेदारों और महाजनों ने सामूहिक खेती की परंपरा को नष्ट करने की कोशिश की थी। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि मुंडा विद्रोह को उलुगखनी विद्रोह भी कहा जाता है, और मुंडा लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते थे। इनमें सामूहिक खेती का प्रचलन था। इसको खूंट कट्टी कहा जाता था, सामूहिक खेती को। और वहाँ के जो स्थानीय जमींदार थे, ठेकेदार और महाजन, इनकी सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोले
और मुंडा जनजाति के लोगों ने अपने सरदारों के नेतृत्व में इन लोगों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन है कि 1875 में न्यूयॉर्क में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित किया गया। दूसरा है कि इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिलाना था। तीसरा है कि रूसी महिला ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट इसके संस्थापक सदस्य थे। तो बिल्कुल सही, केवल इसमें कथन तीन आपका सही होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में रूसी महिला ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में की थी, लेकिन 1892 में, तिथि याद रखिएगा दोस्तों, 1892 में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है मद्रास के अड्यार में स्थापित किया गया था। तो पहला कथन आपका गलत हो गया, क्योंकि 1875 में स्थापना तो हुई थी न्यूयॉर्क में, लेकिन अड्यार मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया था। दूसरा कथन ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। तो यहाँ पर देखिए, होम रूल लीग का उद्देश्य दोस्तों भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिलाना था, थियोसोफिकल सोसाइटी का नहीं। तो तीसरा कथन केवल आपका सही है, केवल 3, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका कि गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास और आर्यन मुधोलकर ने मिलकर रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना की थी। तो ये सही नहीं है। दूसरा है कि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुप्तार पत्रिका गुजराती भाषा में निकाली थी, बिल्कुल सही है। और सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक पत्रिका उर्दू भाषा में निकाली थी, तो ये भी सही नहीं है। सही क्या है जान लीजिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी फरदोंजी, एस बंगाली और आर.के. कामा ने बम्बई में रहनुमाई मजदयान सभा का गठन किया था और ये पारसी समुदाय के लोग थे। तो पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास और आर्यन मुधोलकर ने रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना नहीं की थी। दूसरा सही है कि दादा भाई नौरोजी ने जो है अपने जो सभा था रहनुमाई मजदयासन सभा, इसके संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुप्तार गुजराती भाषा में पत्रिका निकाली थी। और दोस्तों आप जान लीजिए कि तहजीब उल अखलाक पत्रिका सर सैयद अहमद खान द्वारा फारसी में निकाली गई थी, उर्दू भाषा में नहीं। तो यहाँ पर सभी तथ्यों पर ध्यान दीजिएगा। सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक पत्रिका निकाली तो थी, लेकिन ये फारसी भाषा में थी, न कि उर्दू में। तो केवल और केवल कथन 2 आपका सही हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बांगर नदी अपवाह क्षेत्र के साथ पाया जाने वाला पुराना जलोढ़क है। और दूसरा कथन इसमें से आप देखिए कि खादर नए जलोढ़क से बना है और जो नदी के तट के साथ बाढ़ के मैदानों का निर्माण करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। दोनों सही हैं, आपके दोनों ही कथन सही हैं। क्यों? क्योंकि पुराने जलोढ़ों से निर्मित विशाल मैदानों की उच्च भूमि को क्या बांगर कहा जाता है। और आप देख लीजिए कि नदियों की धारा के दोनों तरफ और बाढ़ के मैदानों में जो नए जलोढ़ निर्मित होते हैं उनको खादर कहा जाता है। तो दोनों ही कथन सही हैं, 1, 2 दोनों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों सामान्य विज्ञान से है कि आँख के किस भाग में पीत बिंदु पाए जाते हैं? ऑप्शन है लेंस, रेटिना, आइरिस या कार्निया। तो सही उत्तर है रेटिना। दोस्तों पीत बिंदु जो है वो रेटिना के मध्य में स्थित एक अंडाकार बिंदु होता है और यहाँ पर दृष्टि संवेदन सबसे तेज होता है। अगला प्रश्न देखिए, आसान सा है, आपको बताना है कि प्रयोगशाला में संश्लिष्ट प्रथम कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो ये था यूरिया। यूरिया प्रयोगशाला में संश्लिष्ट किया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है? देखिए, एलिटेम,
एस्पार्टेम, सुक्रालोज या लैग्जेन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लैग्जेन जो है ये बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त होने वाला बहुलक है, जबकि एलिटेम, एस्पार्टेम और सुक्रालोज ये कृत्रिम मधुरक के उदाहरण हैं। लैग्जेन इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों नोएडा का पूरा नाम आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। अप्रैल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये अप्रैल पार्क कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये आपका सहारनपुर में है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथरा एक जगह है उन्नाव में। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथरा उन्नाव में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। तो देख लेते हैं 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक विचारक है हर्बर्ट रिसले। 1901 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के निवास क्षेत्र के रूप में हर्बर्ट रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जाति का, किस प्रजाति का निवास क्षेत्र है? आर्य द्रविड़ियन का, इंडो आर्यन का, मंगोलायड का या स्काइथो द्रविड़ियन का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्बर्ट रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्य द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र है और आर्य द्रविड़ियन प्रजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में निवास करती है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन। देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर बिजनौर जनपद में। दोस्तों बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में पाई जाती है और इस जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखिए बिरहा, तो बिरहा जो लोकगीत है एक तरह से पूर्वांचल का है, कजरी मिर्जापुर में गाया जाता है। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक जो है संगीत है और रसिया ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। तो 1, 2, 3, 4 सीधे सीधे सुमेलित हो गया। आप देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रास बिहारी घोष ने 1907 में मणिक तुल्ला पार्टी की स्थापना की थी। दूसरा है कि इस पार्टी की स्थापना क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने के लिए की गई थी। तो सबसे पहले आपको तथ्य जानना है दोस्तों, वारिंद्र घोष ने 1907 में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने के लिए मणिक तुल्ला पार्टी की स्थापना की थी, रास बिहारी घोष ने नहीं। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि इस पार्टी की स्थापना क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने के लिए की गई थी। तो बिल्कुल सही है, ये पार्टी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने के लिए तो की गई थी, लेकिन रास बिहारी घोष ने नहीं, वारिंद्र घोष ने इसकी स्थापना की थी। केवल 2 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में सिंगापुर में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। और दूसरा है कि इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति जबकि बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। तो आप जान लीजिए दोस्तों, इन दोनों ही कथनों से संबंधित जो तथ्य है वो ये है कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो पहला कथन गलत है, सिंगापुर में नहीं बल्कि
काबुल में। और दूसरा है कि इस सरकार में राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने थे, जबकि बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। और इस अस्थायी सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। तो केवल कथन 2 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ मिलकर काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित जो अध्यक्षों का मिलान करना है इसमें, और ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि अवाड़ी अधिवेशन 1955 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये UN ढेबर। देखिए, अवाड़ी अधिवेशन 1955 में हुआ था। उच्छंग राय नवल राय ढेबर ने इसकी अध्यक्षता की थी। मेरठ अधिवेशन 1946 की अध्यक्षता आप जानते हैं आचार्य JB कृपलानी ने। मद्रास अधिवेशन 1927 ये MA अंसारी के द्वारा, और कलकत्ता अधिवेशन 1933 श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 3, 1, 4, 2 देखते हैं 3, 1, 4, 2 कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन या लिक्विडिटी मैनेजमेंट साधनों के तहत कौन से साधन शामिल हैं? देखिए, सांविधिक तरलता अनुपात, खुली बाजार की क्रियाएं, नैतिक अनुनय या नकद आरक्षित अनुपात। तो ये चारों ही दोस्तों आप देख लीजिए कि RBI तरलता प्रबंधन के उपकरण में इन सभी का प्रयोग करता है। CRR यानी नकद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR, और खुले बाजार की क्रियाएं यानी परिमाणात्मक प्रबंधन उपकरण है, जबकि नैतिक अनुनय गुणात्मक तरलता प्रबंधन का उपकरण है। तो ये चारों ही दोस्तों तरलता प्रबंधन के उपकरण हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न भूगोल से संबंधित है। आपको बताना है कि किस देश में जोंडा नामक स्थानीय पवन बहती है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जॉर्डन, जर्मनी या अर्जेंटीना। तो सही उत्तर है जोंडा अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर चलने वाली स्थानीय पवन है। तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर चलने वाली जो स्थानीय पवन है उसको जोंडा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। इरावदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये सही नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरम श्रीलंका की विधायी राजधानी है। तो बिल्कुल सही है, श्री जयवर्धनेपुरम श्रीलंका की जो है विधायी राजधानी, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, इरावदी जो है ये कहाँ की? ये म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, और श्रीलंका की वर्तमान विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम में स्थित है। तो आप देख लीजिए, इसमें केवल कथन 2 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? यानी 3 कथन आपके सही हैं, 1 कथन आपका सही नहीं है। देखिए, भारत के सिक्किम और गोवा राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, सही है। और भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1929 में मद्रास में की गई थी, सही है। और आप जान लीजिए कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको हिंदी में इसको शॉर्ट में आत्मा कहा जाता है, इसका गठन का निर्णय 2005 में लिया गया, सही है। और श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1968-69 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि 1964-65 में, याद रखिएगा, 1964-65 में श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम के रूप में की गई थी, और 1970 में इस दिशा में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, और इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक ने राष्ट्रों के नागरिकों के निवेश संबंधी झगड़ों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1966, 1970, 1971 या 1969 में। तो सही उत्तर है 1966। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी ICSID की स्थापना विश्व बैंक द्वारा 1966 में की गई थी,
और इसका उद्देश्य आप जान ही रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निवेश संबंधी विवाद हैं उनका निपटारा करना या सुलझाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपके पास जो कथन है, देखिए पहला कथन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस ट्रिब्यूनल को आवेदन या अपीलों को 4 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास करना है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्थापना जो है 6 महीने का जो समय काल होता है, 6 महीने डेडलाइन है आवेदन या अपीलों को 6 महीने के अंदर निपटाने का। और इसकी स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण और राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको एनजीटी कहा जाता है, ये एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा अक्टूबर 2010 में स्थापित की गई और इसके स्थापना के साथ जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 था, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, ये समाप्त हो गए। तो 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि एनजीटी में जो आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं वो 6 माह के भीतर अंतिम रूप से निपटाना अनिवार्य होता है और यहाँ पे 4 महीने दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कथन 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देखिए कि परिसीमन आयोग के निर्णयों को विधिक रूप से कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा कथन है कि परिसीमन आयोग को न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, परिसीमन आयोग एक उच्चाधिकार निकाय है जिसके आदेश और कानून के तहत जारी किया जाता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इनमें दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस, आरओ, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड के लिए जो पूछे जाने वाला सामान्य अध्ययन भाग है, उसके लिए हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण और स्तरीय प्रकार के हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।